प्यारे मित्रों नमस्कार। हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सब टीजीटी परीक्षा 2010 के पेपर में पूछे गए 125 प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल करेंगे। उपेंद्रनाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? उपेंद्रनाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है बताइए। तो सामाजिक एकांकी। कौन सी एकांकी है? सामाजिक एकांकी है। प्रश्न नंबर 2 है छायावाद। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो छायावाद की पहली रचना झरना माना जाता है। जो इसकी कृति है जयशंकर प्रसाद कृति है। इसकी रचना काल कब है? 1918 है। और तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है बताइए। तो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है लड़का रोते रोते घर पहुँचा है। ऑप्शन सी सही है। कौन सही है? ऑप्शन सी सही है। और चौथा वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था बताइए। तो हरि प्रसाद, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 5 है कि भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है कौन सी है? तो बताइए कौन सी है? वागार्थ है। कौन सी है? वागार्थ है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। किसकी कौन सी रचना है? कौन सी रचना है बताइए। कालिदास कौन सी रचना लिखे हैं? रीत संहारम। भवभूति कौन सी रचना लिखे हैं? उत्तरराम चरितम। दंडी कौन सी रचना लिखे हैं? दस कुमार चरितम। बाणभट्ट की कौन सी है? कादम्बरी। सिंहस की कौन सी रचना है? नैषध चरितम। इस पर कूट कौन सा है? ए का एक है। देखिए ए का एक कहाँ पर है? ए का एक यहाँ पर है। और बी का 4 तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताइए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, रजा, कजा और रजा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो मजा पुल्लिंग शब्द है। मजा पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 8 है कि हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ। हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ का जो बहते हिंदी भाखेऊ। उक्त रचना और रचनाकार संबंधित बताइए कौन सी किस रचना से है? तो नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी रचना से। किस रचना से? अनुराग बांसुरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है? सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं। सबसे बड़ा सिपहिया का रचनाकार कौन है? तो वीरेंद्र जैन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 का कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? जब हम प्रीत, उदारता और भलमानस का बर्ताव करते हैं तब भी यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है बताइए। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह कथन लिया गया है 10 का ऑप्शन सी सही होगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और प्रश्न नंबर 11 कह रहा है नाटक जारी है। क्या नाटक जारी है किस विधा की रचना है? नाटक जारी है किस विधा की रचना है? कविता है। कौन सी रचना है? कविता है। और प्रश्न नंबर 12 कह रहा है गंगा का एक नाम है। कौन सी नाम है? गंगा का एक नाम विष्णुपदी है क्योंकि विष्णु के पैर के पास थी। राजा भगीरथ विष्णु पैर से लाए थे। कौन सी नाम है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और
प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि पूर्वी हिंदी किस बोली की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बताइए। पूर्वी हिंदी की कौन सी इसमें बोली नहीं है? तो पूर्वी हिंदी की ट्रिक है ABC। क्या है? ABC। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो इसमें भोजपुरी नहीं है। और प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या? प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है र सूत्र की अनुमतवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन से हैं? र सूत्र का अनुमतवादी व्याख्या कौन से आचार्य ने किया है? अनुमतवादी कौन किया है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन? डी, शंकुक ने अनुवादवादी किया है। भट्टनायक ने क्या किया? भुक्तिवाद किया है। भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद, अभिनव गुप्त ने विभक्तिवाद दिया है। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 का क्या है? निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 का ये पानी पिया जाता है, नानी आती है, रानी जाती है, कहानी कही जाती है। इसलिए सब ये स्त्रीलिंग है और ये पुरुष लिंग है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है भारतीय नारी समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? बताइए। प्रश्न नंबर 16 में भारतीय नारी को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो श्रृंखला की कड़ियाँ। कौन ग्रंथ लिखा? श्रृंखला की कड़ियाँ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्त्री विमर्श का उद्देश्य है। स्त्री विमर्श, स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की सृजनशीलता, परंपरा की पहचान। तो ऑप्शन डी सही है। क्या? ऑप्शन डी सही है, ये सभी है। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना कब मानी जाती है? गीत नाट्य रचना प्रथम मानी जाती है करुणालय, जयशंकर प्रसाद की है। कब की है? किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। प्रश्न नंबर 19, हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं आपके किशोरीदास वाजपेयी। कौन है? किशोरीदास वाजपेयी। प्रश्न नंबर 20, भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला शब्द है। क्या है? भला अव्यय है, क्योंकि भला का बहुवचन बनेगा न कोई वचन में परिवर्तन कहीं भी करेंगे वो भला का भला ही रहेगा, इसलिए वो अव्यय है। क्या है? प्रश्न नंबर 20 का डी सही हो जाएगा। निशीथ, निशीथ का उपयुक्त अर्थ है। निशीथ का अर्थ होता है, क्या होता है? 21 का बताइए। तो अर्धरात्रि का समय। ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 है, क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 22 झूला नट उपन्यास। क्या? झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं। कौन है? प्रश्न नंबर ए, प्रश्न नंबर ए सही है। मैत्रेयी पुष्पा, मित्र लोग ही झूला झूलते हैं एक साथ में, इसलिए ट्रिक है मैत्रेयी पुष्पा। उत्तर कबीर, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। कौन से हैं? तो उत्तर कबीर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार केदारनाथ सिंह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। प्रेम मार्गी कौन नहीं है? तो प्रेम मार्गी सूरदास नहीं है। प्रश्न नंबर 24 का ए सही हो जाएगा। सूरदास किस भक्त का? कृष्ण भक्त शाखा का। प्रेम मार्गी हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, मुल्ला दाऊद। प्रेम मार्गी को सूफी कवि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 पे चलिए। प्रश्न नंबर 25 क्या कर रहा है? सही युग पहचानिए। सही युग पहचानिए। काले टोपी के सुनहरी पत्ता के दुबला पतला लड़का के उड़ता हुआ चिड़िया। देखिए, काली टोपी होता है, काले टोपी नहीं होता, ये गलत हो गया। सुनहरी पत्ता, सुनहरी नहीं, सुनहरे पत्ते होते हैं, सुनहरा पत्ता होता है। दुबला पतला लड़का, ये तो सही है। प्रश्न नंबर 25 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। उड़ता हुआ चिड़िया नहीं, उड़ती हुई चिड़िया होता है, ये गलत है। बोलगा में गंगा किसकी रचना है? बोलगा में गंगा राहुल सकृतायन की कहानी है। क्या है?
कहानी विधा। प्रश्न नंबर 26 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 चलिए। प्रश्न नंबर 27 का क्या आंसर सही है? इसमें रामचंद्र शुक्ल, इसमें कौन सा समूह अच्छा रामचंद्र शुक्ल रचनाओं को दर्शाता है? रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना है इसमें बताइए? तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा है। कब लिखा है? महत्वपूर्ण है 1929 में। चिंतामणि लिखे हैं कब? उनका निबंध है। चिंतामणि बताइए। एक रस मीमांसा है और एक त्रिवेणी रचना है। कौन सी है? त्रिवेणी रचना है। कब लिखी गई है? चिंतामणि लिखा गया है 1939 में। कब लिखा गया है? 1939 में। रस मीमांसा कब लिखा गया है? 1949 में। 1949 में। और त्रिवेणी कब लिखा गया है? 1930 में। 1930 में। महत्वपूर्ण इनका रामचंद्र शुक्ल का रचना है। प्रश्न नंबर 28 चलिए। प्रश्न नंबर 28 है संपूर्णानंद की रचना का नाम है। क्या है? संपूर्णानंद की रचना का नाम है। प्रश्न नंबर 28 कौन सी रचना है संपूर्णानंद की? भाषा की शक्ति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? मोहन राकेश की कौन सी रचना नहीं है? आषाढ़ के एक दिन, कन्यादान, की लहरों के राजहंस, आके आधे अधूरे। कन्यादान नहीं है। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? दृश्य काव्य। दृश्य काव्य देखिए। दृश्य माने जो देखा जा सकता है। क्या है? नाटक। नाटक को हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। दंडी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? दंडी। आचार्य दंडी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ क्या है? काव्यादर्श। ऑप्शन सी सही होगा 31 का। दैत्यारी, दैत्य धन अरि, दैत्यारी एक उदाहरण। किसका उदाहरण है बताइए? दैत्यारी किसका उदाहरण है? दैत्यारी किसका उदाहरण है? दैत्य। देखिए यहाँ से अ और अ से आ बनेगा। इसका संध है स्वर संधि। 32 का आपका बी हो जाएगा, स्वर संधि है। कह धन अपि से कौन सी संधि बनेगी? विसर्ग है। विसर्ग से और इधर अ है तो को अप बनेगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 33 का हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 34 पे चलिए। 34 नंबर है। 34 नंबर है राम दशरथ के पुत्र थे। संस्कृत मूल है। संस्कृत में बताइए इसका अनुवाद। 34 का बताइए कौन सा होगा? राम दशरथ दशरथ दशरथस्य पुत्र आसीत। 34 का हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 35 ज्ञानी भी सार्धम कदाप न दुहते का अनुवाद कीजिए। संस्कृत में बताइए। ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 चलिए। 36 में क्या कर रहा है? शब्दार्थों सहितम काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो शब्दार्थों सहितम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है आचार्य भामह की। कौन किसकी है? भामह की है परिभाषा। किसकी है? आचार्य भामह की। 37 देखिए। 37 किसकी है? नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? क्या संबंध था? तो भारतेंदु के पिता थे। क्या थे? 37 का देखिए ये होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम ही बाबू गोपाल गिरधर दास था। 38 चलिए। 38 हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए नामों में कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। तो कुंभसूर परम कृष्ण थे।
कुंभन दास से, सूरदास से, परमानंद दास से और कृष्णदास से। चतुर्भुदास नहीं थे। तो 38 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन ए है। प्रतिधन आरोपण को मिलाकर क्या बनेगा बताइए? संधि। प्रतिधन आरोपण मिलकर कर, देखिए यहाँ ई है, ई और आ मिलकर क्या बनते हैं? ई का य होता है, यण संध है, तो प्रत्यारोपण हो जाएगा। 39 का सी हो जाएगा। 39 का सी हो गया। 40 चलिए, 40 क्या कर रहा है? अजायब घर है। अजायब घर कौन सा शब्द है? ये देखिए अजायब घर, ये उर्दू फारसी और ये हिंदी का है। घर क्या है? हिंदी का शब्द है, ये अरबी फारसी शब्द है, इसलिए ये संकर शब्द है। क्या है? संकर शब्द है। दो भाषाओं के जब शब्द मिलते हैं तो संकर शब्द बनता है। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है? कि हिंदी साहित्य ग्रंथ, हिंदी साहित्य ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श। क्या? हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक का नाम बताइए। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं प्रद्युम्न लाल, पुन्नालाल बख्शी। क्या है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 क्या कर रहा है? पराधीन सपनेहु सुख नाही। पराधीन सपनेहु सुख नाही, पंक्ति लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंक्ति ये है आपकी 42 का डी, तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। किसने कहा है? तो मैना ने कहा है। कब कहा है? पार्वती जी का जब विदाई होने लगा तो कह रही हैं मैना कि पराधीन में, जो पराधीन होता है, औरतें पराधीन होती हैं और सपनों में उनको सुख नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 43। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। देखिए पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। प्रश्न नंबर 44 देखिए। प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग देखिए जो आगे लगता है, किस शब्द में आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए 10 है, इसके पीछे लगा है तो एक पत्ते हो गया। ये पराजय, जय शब्द में परा देखिए आगे लगा है तो ये उपसर्ग हो गया। देखिए लाल में ईमा प्रत्यय लगा, इसमें प्रत्यय लगा है। कार में ईगर प्रत्यय लगा है, तब कारीगर हुआ है, इसलिए उपसर्ग इसी में है, बी में। बताइए 45 का। आचार का विलोम शब्द है। आचार का होता है अनाचार। क्या? 45 का ए सही है। आचार क्या होता है? विलोम अनाचार। प्यारे मित्रों, कंटेंट अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। और 46 का चलिए, 46 पे क्या कर रहा है? सुख और दुख। सुख और दुख के बीच में देखिए कौन सा चिन्ह लगा है? जो बीच में लगा है, बीच में लगने वाले ये चिन्ह को क्या कहेंगे? इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं, जो दो शब्दों के बीच जोड़ता है। इसको हटा देंगे तो और का बोध होगा, सुख और दुख। उसके और के जगह योजक चिन्ह लगा देते हैं तो ये बीच में योजक चिन्ह कहलाता है। प्रश्न नंबर 47 देखिए। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है? जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा के लिए क्या कहेंगे? जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहेंगे। अब 47 का डी सही है। क्या? जिज्ञासु। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखिए। प्रश्न नंबर 48 क्या कर रहा है? अज्ञेय का पूरा नाम। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? प्रश्न नंबर 48। तो ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। सी सही है, नहीं डी नहीं, सी सही है। सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग देखिए जो आगे नहीं, आगे होता है उपसर्ग होता है, उपसर्ग नहीं है। मिलान, मिलाधन न, तो शब्दों से मिलकर बना है, इसमें देखिए यही प्रत्यय है। सुधन पुत्र, सुपुत्र देखिए
सार्थक शब्दों को अलग अलग करेंगे तो उपसर्ग प्रत्यय मालूम चल जाएगा, संध भी मालूम चला जाता है। सार्थक है सुपुत्र, देखिए इसमें उपसर्ग हो गया, इसमें सुकर्म हो गया, सुकर्म। देखिए सु और कर्म दो शब्द बनाए, सु का होगा उपसर्ग हो गया, और धन धर्म, अधर्म इसमें भी लग गया और इसमें सु, तो ये उपसर्ग है लेकिन इसमें प्रत्यय है, तो ऑप्शन ये सही है। प्रश्न नंबर 50 का स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप का होगा। स्फूर्ति देखिए तत्सम शब्द है, तो इसका क्या होगा, तद्भव फूर्ति होगा, क्या होगा, फूर्ति होगा। प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 51 पे पंकज क्या है, पंकज, पंकज क्या है, पंक, पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला, शब्द में किससे संबंधित है, तो योग रूढ़ हो गया, पंकज हो गया बहुब्री समास अर्थात कमल, पंक माने कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, तो जो बहुब्री समास होते हैं अक्सर उसमें योग रूढ़ शब्द होते हैं, जो दो शब्दों को मिलकर बनता है, योग रूढ़ होता है। प्रश्न नंबर 52, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो अनुच्छेद 343 में लिखा है, ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 53 कर रहा है हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ, हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो प्रश्न आप 53 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 30 मई 1826 को, कब, 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। कौन सा पत्र था हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, उदंत मार्तंड, इसके संपादक कौन थे, तो जुगल किशोर, यह साप्ताहिक पत्र था। सो हिंदी में को मध्यदेशी भाषा कह के इसमें लिखा गया है। प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने के लिए लोकोक्ति है, बताइए लोकोक्ति कौन सी है सही, प्रश्न नंबर 54 का, तो ऑप्शन सी सही होगा, कौन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अब चलिए प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 55 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 55 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदत्त की नहीं है, पुष्पदत्त की कौन सी रचना नहीं है, महापुराण, जयकुमारचर्यु, जसहरचर्यु, पौमचर्यु, ऑप्शन डी सही हो जाए, कौन सी, ऑप्शन डी, पौमचर्यु शंभु की रचना है ना, इसमें 5 कांड, कितने कांड हैं, 5 कांड हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में लंबी कविता उद्धृत है, प्रश्न नंबर 56 है, 56 क्या कर रहा है, कौन सी लंबी कविता है, बताइए कौन सी लंबी कविता है इसमें, तो राम की शक्ति पूजा, ये निराला की कविता है, कौन सी, राम की शक्ति पूजा है, इसकी रचना है निराला की रचना है। बादल राग भी है निराला की है, पेशोला की प्रध्वन भी है, शेर सिंह का सब समर्पण, ये सभी कविताएं हैं। प्रश्न नंबर 57, ये 56 का कौन सा है, ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 क्या कर रहा है, कविता क्या है निबंध के लेखक, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है, बताइए कविता क्या है, इसका विधा बहुत पूछता है, देखिए कविता लिखा है इसलिए इसका विधा बताइए क्या है, निबंध है, क्या है, निबंध है, इसकी विधा पूछता है, किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है, 57 का ये सही हो जाएगा। 58 देखिए, सन 1954 में प्रकाशित हिंदी कविता पत्रिका के संपादक कौन थे, हिंदी कविता पत्रिका के संपादक कौन से जो 1954 प्रकाशित है, इसका सन भी पूछता है, जगदीश चंद्र गुप्ता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59 देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा ये रचयिता हैं, कौन रचयिता हैं, कविता है, किसकी है, चांद का मुंह टेढ़ा,
तो गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन देखिए गजानन, गजानन माने हाथी होता है, हाथी का मुंह टेढ़ा होता है इसलिए इसको टेढ़ा करिए। ये ट्रिक है, गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 का केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? केदार बताइए। कुंवर केदार कीर्ति जो क नाम वाले हैं तीसरा सप्तक में आते हैं, 3 क वाले हैं कि कुंवर केदार और कीर्ति क वाले तीसरा सप्तक में आते हैं, तीनों क वाले नाम वाले हैं जो तीसरा सप्तक में आते हैं। प्रश्न नंबर 61 का देखिए, प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? निम्नलिखित में बताइए कौन सी कंठ ध्वनियाँ है? क ख य र च ज और ट ठ। देखिए कंठ ध्वनियाँ पढ़े होंगे कि अकुह विसर्जनियाम कंठा, क्या? अकुह विसर्जनियाम अ उ ह और विसर्ग कंठ से, अ माने अ और आ, और कु मतलब क ख ग घ अंग और विसर्ग, ये सब किससे उच्चारण होते हैं? विसर्ग से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। इसका चयन करें तत्सम शब्द। तत्सम कौन सा है? जो संस्कृत के शब्द होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखिए पड़ोसी है कि गोधूम है कि शहीद है कि बहु है, तो तत्सम शब्द कौन सा है? गोधूम है। गोधूम का तद्भव क्या होता है? गेहूँ होता है। क्या होता है? गेहूँ होता है तद्भव। प्रश्न नंबर 63, नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव शब्द जो संस्कृत से बिगड़ा हुआ रूप होता है, तो इसमें कौन सा है तद्भव? तो मुंह। क्या है? मुंह। इसका तत्सम क्या होगा? मुख होगा। क्या होगा? मुख होगा। प्रश्न नंबर 64 देखिए, प्रश्न नंबर 64 क्या कह रहा है? शैतान की आंत, शैतान की आंत का अर्थ, शैतान की आंत का अर्थ बताइए। शैतान की आंत मतलब होता है, इसका मतलब बहुत लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु। ये होगा 64 का, सी सही हो जाएगा। 65 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। करबला। करबला नाटक किसने लिखा है? प्रेमचंद्र ने लिखा है। देखिए स्कंदगुप्त किसने लिखा है? तो लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। कब लिखे हैं? 1931 में। कब? 1928 होगा, 1928। चंद्रगुप्त 1931 होगा। तो धूस्वामिनी चंद्रगुप्त का अंतिम नाटक है, जिसलिए 1933 में होगा इसकी रचना। अब प्रश्न नंबर 65, प्रश्न नंबर 65 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66, कामदेव का, कामदेव का परिवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव का परिवाची शब्द है मनोज। मनोज माने होता है कामदेव। 67 नंबर देखिए, निम्न में कौन यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द जानिए। जो दो शब्दों को मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। बताइए। दशानन अर्थात रावण हो जाएगा। चतुर्मुख अर्थात ब्रह्मा। गोपाल मतलब गाय को पालन करना। परोपकार ये यौगिक शब्द है। पर धन उपकार से मिलकर बना, किससे बना है? पर धन उपकार, क्या? उपकार से मिलकर, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 68 चलिए, 68 पे क्या लिखा है? देवनागरी, देवनागरी लिपि का प्रयोग किस राज्य में हुआ था? प्रथम बार, प्रथम बार कब? प्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? बताइए। देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया। किसने किया? गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा है। नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसका नाम
देवनागरी पढ़ा है। 67 निम्नलिखित में से अघोष अघोष और अल्प प्राण, अघोष भी हो और अल्प प्राण भी हो। देखिए अघोष जो होता है पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, अल्प प्राण होता है तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही होगा। त है, अघोष क्या है? त है। प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है कि दृग ऊर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीत। इसमें कौन सा अलंकार, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? दृग मतलब आँख, उझरता है मतलब लड़ता है, आँख से देखते हैं किसी को, तो कुटुम्ब परिवार टूटता है। इसी में हमने ट्रिक से याद किया था, कुटुम्ब टूटना मतलब असंगत होना, क्या? असंगत अलंकार है। प्रश्न नंबर 71 रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंड में विभक्त है? बताइए। 2, 3, 1, 4, तो 3 खंड में विभक्त। कौन सी? 3 खंड में है। प्रश्न नंबर 72 चलिए। प्रश्न नंबर 72 है कि कहानी क्या है? कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल, कौन? दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह की लेखिका है नासिरा शर्मा। कौन सी विधा है? कहानी। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि, रोमन माने वो जो होता है अंग्रेजी के अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, यही रोमन लिपि में स्वीकार करने का सुझाव दिया। कैंची 74 का है कैंची। कैंची किस भाषा का शब्द है? बताइए। कैंची तुर्की। कैंची से देखिए हम लोग कुतुरते हैं कपड़ा उपड़ा का ना, तो तुर्की याद कर लीजिए। यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर अय आय अव आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? अयाद संधि। कौन सी संधि है? अयाद संधि। इसका सूत्र है कौन सा है? एचो अयाव, इसका सूत्र है अयाद संधि का, एचो अयाव। प्रश्न नंबर 76 देखिए। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा पूछ रहा है। कौन सी विधा है? तो संस्मरण, क्या है? संस्मरण विधा है। 76 77 चलिए। 77 क्या कह रहा है? 77 कह रहा है भाषा के संबंध में असत्य, असत्य मतलब गलत कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है। ये तो सही है कि समाज में हम लोग भाषा रहकर सीखते हैं, जिस समाज में जो रहेगा उसी भाषा सीख जाएगा। हिंदी समाज में रहेंगे हिंदी, अंग्रेजी में रहेंगे अंग्रेजी समाज में अंग्रेजी सीखेंगे, उर्दू समाज में रहेंगे उर्दू सीखेंगे। भाषा परिवर्तनशील होती है। हाँ, भाषा परिवर्तनशील होती है। पहले भाषा हम लोग की क्या थी? संस्कृत, संस्कृत से आई पाली, पाली से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी गए। भाषा अनुकरण से ग्राह्य है। भाषा हम लोग अनुकरण से सीखते हैं, जिससे माता पिता जो भाषा बोलते हैं उनका हम अनुकरण करके सीख जाते हैं, जो हमारे परिवेश के लोग बोलते हैं उसे अनुकरण करके हम सीख जाते हैं। भाषा पैतृक संपत्ति, यही गलत है। भाषा पिता से नहीं प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 78 चलिए। इसका 77 का डी असत्य कथन है। 78 में क्या कह रहा है? देखिए। शहर में क्या? शहर में कोई किसी का जात नहीं पूछता है। शहर में कोई किसी का जात नहीं पूछता है। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? यह रचना कौन सी रचना से लिया गया? बलचनमा। क्या है?
बलचनमा किसकी रचना है? नागार्जुन का रचना है ना। मैला आंचल देखिए फैसोनाथ रेणु की रचना है। रतिनाथ की चाची, ये रतिनाथ की चाची किसका है? ये तो नागार्जुन का होगा। अब प्रति परिकथा रेणु की रचना है। ये मैला आंचल प्रथम आंचलिक उपन्यास है, इसका 1954 में रचना हुआ है। क्यों? याद कर लीजिए, क्योंकि प्रथम आंचलिक उपन्यास है। क्यों? प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन है? मैला आंचल। प्रश्न नंबर चलिए 79 का चलिए। ब्रजभाषा क्या? ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि। ब्रजभाषा के समय कौन प्रसिद्ध कवि हैं? आधुनिक माने आधुनिक काल, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न नंबर 80, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? बताइए, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो मृदुला गर्ग। देखिए बिंदी जो होती है ना बहुत मृदुल होती है, तो बहुत मुलायम है और नरम होती है। इसका ट्रिक भी याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 81, 81 कह रहा है भई गति सुछुंदर, भई गति साप छुछुंदर केरी। भई लोकोक्ति का अर्थ है भई गत साप छछुंदर केरी। सांप और छछुंदर जैसी गति हो जाती है, मतलब दुविधा में पड़ जाना। क्या? दुविधा में, संशय में एकदम से पड़ जाना ना, इसकी लोकोक्ति का अर्थ होगा। देखिए प्रश्न नंबर 42, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन सी है? तो अलका सारावगी। कौन सी है? 82 का बताइए। 82 का नहीं, अलका सारावगी नहीं होगा, बी होगा, उषा प्रियंवदा है। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखा उषा प्रियंवदा है। 82। 83 चलिए। भभूति क्या? भभूति का मूल नाम क्या था? भवभूति। भभूति का मूल नाम क्या था बताइए? तो श्रीकंठ था। क्या था? 83 का भभूति का मूल नाम दामोदर था। दामोदर। 83 का 2 दामोदर था। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली बताइए। काली शब्द है। देखिए राम की गाय, काली तो हो गया विशेषण। क्या? विशेषण। और काली का विशेषता बता रहा है बहुत काली है, तो एक क्या हो गया बताइए? 84 का 4 प्र विशेषण हो गया। 85 का चलिए देखते हैं हम लोग। 85 का प्रिय स्वतंत्र अमृतमंत नव पंक्ति वाली कविता संबंध बताइए। प्रिय स्वतंत्र अमृतमंत भारत में भरदे वर्दे वीरा वादनी वर्दे, एक पूरा कविता है। किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। 85 कितने हैं? 85 बताइए, निराला की रचना है। अब चलिए 86 पर। किस पे? 86 पर। 86 देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लीप सुधार समिति, लीप सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। बताइए किसने किया था? बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। कब किया था? 1953 को। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट है। 87 पे चलिए। 87 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 87 क्या कह रहा है? देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है किससे? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। सी 84 का सी सही होगा। प्रश्न नंबर 88 चलिए। प्रश्न नंबर 88 क्या कह रहा है? सूची 1 से 2 को मिलान करिए, दिए गए कूट को सही चुनिए।
संकल्प, सूरज, काका, मोटर। क्या है? 88। 88 बताइए। इसका कूट तो नीचे दिया गया है, इसको कूट भी देख लेते हैं। देखिए मिलाइए। संकल्प बताइए क्या है? संकल्प जो है तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। सूरज का सूर्य होता है तत्सम, सूरज का होगा तद्भव होगा। काका का है देसी शब्द है काका, और मोटर विदेशी शब्द है। तो 1 का 3, 1 का 3 देखिए ये सी वाला से होगा। क्या? 1 का 3 है ना, ये सी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? महादेव वर्मा की रचना नहीं है। नहीं पर हमेशा गोला लगा दिया करिए। यामा दीप शिखा आंगन के पार द्वार निर्जाय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 89 क्या आ जाएगा? सी। आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है। क्या है? इस पे साहित्य अकादमी मिला था अज्ञेय को। अब चलिए 90। 90 पे चलिए, 90 ऑप्शन पे। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास। कौन से महाकाव्य? प्रिप्रवास। प्रिप्रवास क्या है? महाकाव्य है। के रचयिता हैं बताइए। प्रिप्रवास कब लिखा गया था? 1914 में। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग? राधा कृष्ण का इसमें वर्णन है। तो महाकाव्य का रचयिता कौन है? हरिऔध। किसने है? हरिऔध। देखिए दिया है। इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध था। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 91 चलिए। 91 पे क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से व्यंग का मतलब कटाक्ष करने वाला व्यंग तो कौन है? इसमें व्यंगकार नहीं है। देखिए तो रविन्द्रनाथ टागी तो व्यंग्यकार हैं, लतीफ भोगी व्यंग्यकार हैं, हरिशंकर परसाई भी व्यंग्यकार हैं, व्यंग लिखे हैं, लेकिन अज्ञेय नहीं है। प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 क्या कर रहा है? देवेंद्र शास्त्री के संस्मरण का नाम है। देवेंद्र शास्त्री के कौन सा संस्मरण बताइए? माटी की मूर्ति ये तो रामवृक्ष बेनपुरी के है। अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा का है। रेखाएं बोल उठी इसका है देवेंद्र सत्यार्थी का। ऑप्शन सी सही बात। दीप जले शंख बजे किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। चलिए अब लोग 93 देखते हैं। 93 विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य कृति का नाम है। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य कृति का नाम क्या है? कुछ चंदन कुछ कपूर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 चलिए। प्रश्न नंबर 94 निम्नलिखित में कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? 94 बताइए कौन नहीं है? बताइए 94 की। बसेरे से दूर ये आत्मकथा है बच्चन। क्या है? बी। 94 का बी सही होगा। 94 का बी सही हो जाएगा। और 95 पे चलिए। किस पे? 95 पे चलिए। निम्नलिखित कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है बताइए? बाण भट्ट की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। चारुचंद्र लेख पुनर्नवा और अनामदास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 96 पे चलते हैं। 96 पर क्या है? द्विव समास का उदाहरण बताइए। कौन सा द्विव समास का उदाहरण है? कहाँ है? राजा रानी पीताम्बर त्रिभुवन और भूदेव।
द्विगु समास, द्विगु, गु माने गुणा वाला, इसमें अंक हो, गुणा किससे होगा, अंक से होगा, तो अंक माने संख्यावाची शब्द हो, तो त्रिभुवन क्या है, त्रिभुवन देखिए संख्यावाची है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 96 का सी सही होगा। 97 चलिए, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य बताइए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया, मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है, क्या है, औद्योगिक राजधानी। तो कच्चे तेल की कीमत घट गया नहीं, घट गई रहेगा, घट गई रहेगा, तब सही होगा ना, ऑप्शन बी अशुद्ध है। निष्फल न होने वाला, निष्फल न होने वाला कहलाता है अमोघ, कहलाता है क्या, अमोघ, जो निष्फल न हो। 99 चलते हैं, प्रश्न नंबर 99, 9 दिन चले 2.5 कोस, तो बताइए क्या होगा इसका, 9 दिन चले लेकिन 2.5 कोस चले माने बहुत कम चला, इसलिए कहा गया है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिला। 9 दिन चला लेकिन बहुत कम इसका फल मिला, तो अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। प्रश्न नंबर 100 को देखिए, भभूति की रचना का नाम क्या है, भभूति की रचना का नाम क्या है, तो भभूति की रचना का नाम क्या है, उत्तरम चरितम है, 100 का ए सही हो जाएगा। 101 चलिए, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत अनुवाद होगा, बताइए, हम महान राष्ट्र के, तो वयम महान राष्ट्र नागरिका सम, इसका क्या हो जाएगा, देखिए 101 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता है, कौन है, तो रसखान की रचना है, 102 का ये सही हो जाएगा। 103 का बताइए कौन सा सही है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, बताइए, कमल का पर्यायवाची, अरविंद माने तो होता है कमल, शतदल माने कमल होता है, सरसीज माने कमल, अमी माने का होता है अमृत होता है, क्या होता है, अमृत होता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, कौन है ज्ञानाश्रयी काव्य के प्रमुख कवि, तो कबीरदास प्रमुख कवि हैं ज्ञानाश्रयी काव्य के। कबीरदास का जन्म कब हुआ था, तो 1398 ईस्वी, कब, 1398 ईस्वी को हुआ था। तुलसीदास का कब हुआ था, 1532 ईस्वी में, कब हुआ था इनका जन्म, 1532 ईस्वी में। प्रश्न नंबर चलिए 105 को हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 105 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, तो ध्रुव स्वामिनी है, क्या है, ध्रुव स्वामिनी नाटक है, ये सही हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी कब लिखा है, 1933 ईस्वी में लिखा है, और जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, तो अंधकार, क्या है, अंधकार तत्सम रूप है। प्रश्न नंबर 107 देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है, बताइए हरिऔध का रचना, तो कनुप्रिया पथिक वासदत्ता चोखे चौपदे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना का नाम बताइए, 108 का बताइए, तो अज्ञेय की रचना कौन सी है, अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर, इनका कविता है, क्या है, कविता है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है, अशोक के फूल निबंध बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 109 बताइए, अशोक के फूल निबंध किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कब लिखा है, 1948 में, कब लिखा है, 1948 में, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
प्रश्न नंबर, अब चलते हैं हम लोग 110 पे। 110 अनामिका। क्या? अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अनामिका के रचनाकार हैं निराला की ये रचना है, कविता है। प्रश्न नंबर 11 दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ये खटखोर वाला ख है तो ये विसर्ग संधि होगा। क्या होगा? दु धन प्रकृति विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 112 चलते हैं। प्रश्न नंबर 112 का है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं जो मैथिली बोली में रचना किए। कौन? विद्यापति। मैथिली में इनकी कौन सी रचना है? पदावली। क्या है? पदावली। किस भाषा में है? तो मैथिली में है। प्रश्न नंबर 113 हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द का होगा? कि हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द होता है हस्तक्षेप। का होता है? हस्तक्षेप। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? बताइए किस कृति को नहीं लिखा है? नहीं को गोला लगा दिए। तो सूर सारावली सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की है। सूर सागर सूरदास की। लेकिन दोहावली किसकी है? ये तुलसीदास की रचना है। किसकी? तुलसीदास की है। तो इसको नहीं लिखा है। प्रश्न नंबर 115। प्रश्न नंबर 115 क्या कर रहा है? आंसू शब्द है। आंसू कैसा शब्द है? आंसू बताइए कैसा शब्द है? आंसू तद्भव शब्द है। क्या है? आंसू का होता है तत्सम अश्रु होता है। क्या होता है? तद्भव शब्द है। आंसू कैसा शब्द है 115 का बताइए? तद्भव शब्द है। अश्रु होता है तत्सम। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? बताइए विशिष्ट कौन थे? राम थे। कौन थे? ये ट्रिक है। विशिष्ट कौन थे? राम थे। तो रामानुजाचार्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117। 117 का देखिए। प्रश्न नंबर 117 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 117 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना किया? बताइए पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया? बताइए। तो पुष्टि मार्ग को वल्लभाचार्य ने किया। किसकी स्थापना किया? वल्लभाचार्य ने किया। वल्लभाचार्य कितने कुल शिष्य थे? 84 शिष्य। किसके? 84 शिष्य थे। आनंद कादम्बिनी 118 आनंद कादम्बिनी का संपादन कौन था? संपादक कौन था? आनंद कादम्बिनी पत्रिका थी। क्या थी? जो मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। कब प्रकाशित करते थे? 1881 ईस्वी में। कहाँ से? मिर्जापुर से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चलिए 119 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अक्षाप का कवि नहीं है? बताइए अक्षाप का कवि नहीं है तो कौन सा नहीं है? 119 डी हरि व्यासदेव नहीं है। नंददास परमानंदास छित स्वामी तो है ही हैं और गोविंद स्वामी, लेकिन हरि व्यासदेव नहीं है। 120 चलिए। बादल राग। क्या? बादल राग के रचयिता हैं। कौन है बादल राग के रचयिता? तो बादल राग के रचयिता निराला की एक कविता है। हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं कि किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? बताइए इसकी विधा क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं की? बताइए। उपन्यास है कि आत्मकथा है कि संस्मरण लिखा है? ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। कितने भाग इसके? 4 भाग हैं। कितने भाग? 4 भाग। कौन कौन भाग हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर
बसेरे से दूर, दशम द्वार से सोपान तक। इसके 4 आत्मकथा के 4 भाग हैं। प्रश्न नंबर 122 प्रश्न नंबर 122 कह रहा है अज्ञेय की असाध्य वीणा। अज्ञेय की रचना है कौन सी? असाध्य वीणा। किस प्रकार की काव्य कृति है? तो ये प्रलंब काव्य है। प्रलंब काव्य को लंबी कविता भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 123 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 123 का जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वह कौन सा अलंकार होता है? जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, बताइए। जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है कौन सा अलंकार होता है? विभावना। इसका एक बहुत फेमस पंक्ति है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। विभावना अलंकार है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। देखिए, बिना पैर के चल सकता है और बिना कान के सुन सकता है, मतलब बिना कारण के, कारण बिना कार्य हो रहा है, मतलब बिना पैर के चल भी रहा है, बिना कान के सुन रहा है, इसलिए विभावना अलंकार ऑप्शन ए सही होगा। 124 देखिए क्या है। तो परवारो उर्वशी सून राधिके सुजान। तो परवारो उर्वशी सून राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। देखिए यहाँ देखिए उर्वशी, यहाँ भी उर्वशी है, यहाँ भी उर्वशी है। जब एक ये उर्वशी तो परवारो उर्वशी माने अप्सरा होता है। उर्वशी मतलब क्या होता है? अप्सरा है। उर्वशी क्या है? अप्सरा है। और ये उर्वशी मतलब उर माने होता है हृदय। क्या होता है? अरे हृदय, बसी मतलब बस गई, बस जाना, हृदय में बस जाना। उर्वशी माने अप्सरा। पहले उर्वशी का अर्थ है अप्सरा, दूसरे उर्वशी का है अर्थ है हृदय में बस जाना। अर्थात जब एक शब्द के दो अर्थ हों, जब शब्द का दो अर्थ हो तो यमक अलंकार। कौन अर्थ अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। यहाँ 3 बार आया है, लेकिन एक उर्वशी का अर्थ है अप्सरा, एक उर्वशी का अर्थ है हृदय में बस जाना, इसलिए यहाँ यमक अलंकार होगा। शुद्ध अर्थ बताइए। 125 का शुद्ध वर्तनी। शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है? वर्तनी मतलब शब्द होता है। कुमुदुनी, सी ऑप्शन सही होगा। प्यारे मित्रों, कंटेंट कैसा लगा? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हमेशा मॉडल प्रैक्टिस लाते रहेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।